स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो दो क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही दमदार हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत प्यार से समझाने की जरूरत है। तो दोनों ही चीजें हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे और मैं बड़े ही प्यार से इन दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर हम लोगों को दिया है, if the non-parallel sides of a trapezium are equal then prove that it is a cyclic quadrilateral। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम में जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है अगर वो आपस में इक्वल हो तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो क्या शो करना है? हम लोगों को शो करना है कि ट्रेपेजियम उस केस में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो भाई हम लोग क्या करें? भाई हम लोग ऐसा करने के लिए या फिर ऐसा शो करने के लिए सिर्फ इतना शो कर दें कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, कोई भी अपोजिट एंगल्स का एक पेयर आप ले लीजिए और उस पेयर के अंदर जो दो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 डिग्री है तो इतना काफी होगा एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने के लिए। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम लोग इस ट्रेपेजियम के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री शो करने जा रहे हैं और अगर इतना शो कर देंगे तो इतना काफी होगा कहने के लिए कि ये ट्रेपेजियम क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, और ये करने के लिए हम लोग क्या करना है? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले तो जरा फिगर को एक बार और समझ लो। ABCD हम लोगों को क्या दे रखा है? एक ट्रेपेजियम दे रखा है और इस ट्रेपेजियम में AB और CD जो दो साइड से आपस में पैरेलल है, ये जो दो साइड से नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? भाई हम लोग C से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल है। तो C से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी AD के पैरेलल और साथ में हम लोग AB को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब हम लोग AB को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि यहां से जो दो हम लोगों ने यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है किसके? AD के, और यहां से जब हम लोग इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों कहां पर मीट कर जाते हैं? E पर मीट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को पहले लिखते हैं। सो ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू AD। ठीक है, let on producing AB it meet at E। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा भाई C से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल है और जब हम लोग AB को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो यही लाइन इसको कहां पर मीट कर जाती है? E पर मीट कर जाती है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो यहां पर देखिए अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ADCE। ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आए तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो साइड है दैट इज पैरेलल टू दिस साइड, मतलब AE इज पैरेलल टू DC और ये जो AD साइड है दैट इज पैरेलल टू EC बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों को गिवन है और ये भाई बाय कंस्ट्रक्शन अभी अभी ऐसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर्स अपोजिट साइड्स के जो है वो आपस में पैरेलल है और अगर टू पेयर्स अपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कह सकते हैं पैरेललोग्राम। इसका मतलब अभी तक की स्टेज में ये हम लोगों के लिए क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, इस चीज को मेंशन करें। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ADCE और इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई AD इज पैरेलल टू, AD किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है एंड AE इज पैरेलल टू DC। Therefore ADCE is a parallelogram। इसका मतलब ये क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो भाई पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं तब कि AD यानी कि ये जो साइड है इस पैरेललोग्राम की वो किसके बराबर होगी? इस CE साइड के बराबर होगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है कि जो AD साइड है दैट इज इक्वल टू EC। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको कर लेते हैं चलो इनबॉक्स। ठीक है, बट हम लोगों को क्या दिया है?
बट हम लोगों को तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था कि एडी किसके बराबर है, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है पहले से ही। बट एडी तो किसके इक्वल है, एडी इज इक्वल टू बीसी। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई एडी इसके इक्वल है और एडी इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। ठीक है, तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि बीसी साइड किसके बराबर हो जाती है, ईसी साइड के बराबर हो जाती है। और जब हम लोग बीसी साइड और ईसी साइड को देखें तो भाई ये तो एक ट्राइंगल की साइड्स है। कौन से ट्राइंगल की साइड्स है, जरा देखिए ध्यान से भाई। इस ट्राइंगल को हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल में हम लोग कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और कभी भी किसी भी ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर इसके सामने वाला एंगल हुआ देखो ये, और इस साइड के सामने वाला इस ट्राइंगल में एंगल हो जाता है ये। अब आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे एंगल्स को कुछ नेम दे देते हैं। ठीक है, तो देखो चलो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम लोग कह देते हैं एंगल 1, इस एंगल को हम लोग चलो नेम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, इसको कह दिया हम लोगों ने एंगल 3 और इस एंगल को हम लोग नेम दे रहे हैं एंगल 4। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। और ऐसा क्यों लिखा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। ठीक है, अगेन जब हम लोग इस पैरेललोग्राम को देखें, कौन सा, ए डी सी ई, तो इस पैरेललोग्राम में हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, जो एंगल डी है यानी कि एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो नाउ क्या बोला जा सकता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पे जो एंगल 1 और ये एंगल 3 है, अच्छा बता सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है भाई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। और कब बन रहा है, जब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन फॉर्म कर जाती है। और जब ऐसा होता है कि तो फिर ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, लीनियर पेयर में होते हैं। और लीनियर पेयर में होने की वजह से दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर में होने की वजह से। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने शो किया कि एंगल 1 प्लस 3 कितना है, 180। लेकिन एंगल 3 तो किसके बराबर है, एंगल 3 तो भाई एंगल 4 के बराबर है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। मतलब चाहे तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंगल 3 की जगह पर रख सकते हैं एंगल 4 और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ऐसा कह रहे हैं। अगेन हम लोग देखें तो एंगल 1 को तो ऐसे ही रखें, एंगल 4 भाई एंगल 4 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग चाहें तो एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ पे रखा एंगल 2 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ऐसा करते ही देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और इस ट्रेपेजियम की ये एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है। और भाई यहाँ पे ये जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, अब इन दो अपोजिट एंगल्स का सम हम लोगों ने क्या शो कर दिया है, हम लोगों ने शो कर दिया है कि इन दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, या फिर कह लो कि ये जो ट्रेपेजियम है, अब वो क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, सो देयरफॉर एबीसीडी इज साइक्लिक, और यही हम लोगों को शो करना था। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहने के लिए बस इतना शो कर दीजिए कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को इसके फिगर की वजह से, जबकि है बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर इसकी फिगर को ठीक से रीड कर लिया जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद ही सर्कल्स चैप्टर में से आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मैं रीड करा देता हूँ फिगर।
क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई दो सर्कल्स हैं, तो एक तो देखिए ये वाला और दूसरा ये सर्कल है। दोनों ही सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट क्या है बी, जबकि दूसरा पॉइंट क्या है सी। फिर इसके बाद बोला है कि भाई इस पॉइंट बी से दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाती है। पहली है पी बी क्यू, देखिए ये वाली लाइन, और दूसरी है ए बी डी, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये दो लाइंस इन दोनों सर्कल्स को किन किन पॉइंट्स पे कट करती हैं? देखो जब हम लोग इस लाइन की बात करें तो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कहां पर, पी पर, और इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है क्यू पर ये लाइन। ठीक है, जब हम लोग इस लाइन की बात करें तो इस सर्कल को तो ये ई पर इंटरसेक्ट करती है और इस सर्कल को डी पर इंटरसेक्ट कर देती है। ठीक है, तब हमें प्रूव क्या करना है? तब हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी, मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई इसको करना। अब देखो शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग? शुरू कर रहे हैं देखो इस आर्क से। और इस आर्क से क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने? क्योंकि हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सी आर्क बना रही है? ये एपी आर्क बनाती है। करेक्ट है, तो जब हम लोग इस एपी आर्क की बात करें तो ये एपी आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, देखो इस आर्क के लिए ये क्या है? ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है। और इस रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में हम लोग देख पा रहे हैं दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट तो सी है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। और जब हम लोग इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो देखो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हम लोगों ने सी से ज्वाइन कराया। ठीक है, तो इन ज्वाइनिंग्स के बीच में देखो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करें, इस बी को भी हम लोग इस आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ में ज्वाइन करा दें। तो ये दो ज्वाइनिंग है, तो इन दो ज्वाइनिंग्स के बीच में देखो ये वाला एंगल बन रहा है और ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। और हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी अगर हम लोग एक आर्क लें और वो आर्क सर्कल की रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में जितने मर्जी एंगल्स बना दे, सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इस आर्क के द्वारा इस रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बनाए गए एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं और इस एंगल को हम लोग 2 कह दें तो एंगल 1 और 2 एंगल कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा सकता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसका रीजन क्या है? एंगल्स मेड बाय आर्क AP in the rest part of the circle। ठीक है, इस आर्क के द्वारा रेस्ट पार्ट में बनाए गए एंगल्स हैं, इसलिए आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात यहाँ तक समझ आ गई है, तो अब समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो जरा देखो ये एंगल कौन सी आर्क बनाती है? देखिए ये वाली आर्क डी क्यू आर्क इस एंगल को फॉर्म कर रही है और डी क्यू आर्क के लिए ये क्या है? रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। और जब हम लोग इस रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में देखें तो दो पॉइंट्स हैं बी और सी, तो जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को इसके साथ ज्वाइन करा दें तो ये एंगल फॉर्म हुआ। सो दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क डी क्यू इन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लोग आर्क के एंड पॉइंट्स को इसके साथ ज्वाइन करा दें तो देखो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, ये वाला, and this is also the angle formed by this arc in rest part of the circle। आसानी के लिए अगर हम लोग इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 सेम रीजन से कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग अगेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसको मान लें हम लोग इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है? एंगल्स मेड या सबटेंडेड एक ही बात है। एंगल्स मेड बाय आर्क, कौन सी आर्क बनाती है इस बार? DQ in rest part of the circle। ठीक है, तो बात यहाँ तक आई थिंक समझ आ गई है। अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझो। हम लोग कह रहे हैं कि PBQ क्या है? ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। अगेन ABD भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। और जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल होता है और ये वाला एंगल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में क्या रिलेशन होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर्स बन जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या कह सकते हैं?
यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब चाहे तो 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, फॉर्म 1 यहाँ पे रखा जा सकता है एंगल 2। बिल्कुल इसी तरीके से 3 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 4 फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने रखा, ठीक है। और एंगल 2 को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को बोला जा सकता है एंगल ACP, और एंगल 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल QCD, ठीक है, QCD। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं।